स्टूडेंट्स, आज हम हमारा 4th क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक जो भी हमने एक्सप्लेन किया, अब उसमें थोड़ा थोड़ा पार्ट बढ़ते जाएगा। जो किया उतना मिनिमम पार्ट था, अब आगे छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। अब आपका मेन बड़ा क्वेश्चन हम स्टार्ट कर दिए थे लास्ट क्वेश्चन से ही, तो यहां पर वापस एक बड़ा क्वेश्चन आपके सामने आएगा। देखते हैं, ABC carrying on business in the partnership and sharing profits and losses 5:2:1. Okay, decided it to dissolve it on 31st March 2020. उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हमारा अब पार्टनरशिप फर्म बंद कर देना है। पार्टनरशिप फर्म अगर बंद कर दें तो हमारे पास जिस दिन बिजनेस बंद होगा उस दिन का फाइनेंशियल पोजीशन अवेलेबल होता है। देखिए नीचे दिया है बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2020। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज भी है और एसेट्स भी है, दोनों बातें होती हैं। लायबिलिटीज में क्या है देख लेते हैं। लायबिलिटीज में 3 पार्टनर्स है, ए बी सी। सन्ड्री क्रेडिटर्स भी है और बैंक ओवरड्राफ्ट भी है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट के आगे ब्रैकेट में कुछ लिखा है, सिक्योर्ड। हाँ, दिस इज अ सिक्योर्ड लायबिलिटी। हमने एक्सप्लेन किया था कौन कौन सी लायबिलिटीज होती है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। याद आ रहा है? वेरी गुड। तो यहां पर आपके पास सन्ड्री क्रेडिटर्स के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है, बट बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए सिक्योर्ड बोला है वहां ब्रैकेट में। इसका मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है और सन्ड्री क्रेडिटर्स है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, बट है तो क्रेडिटर्स ना। तो सबसे पहले आपको पेमेंट इन क्रेडिटर्स का करना रहेगा, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स का। क्लियर? अब इन सबको पेमेंट करने के लिए एसेट साइड में देखिए आपके पास क्या क्या है, करंट एसेट्स, बैंक। वैसे तो बैंक करंट एसेट्स में इंक्लूड होता है, बट यहाँ पर अलग दे, इसका मतलब बैंक बैलेंस करंट एसेट में ऊपर इंक्लूड नहीं था, ये अलग से दिया है। ओके, फिक्स्ड एसेट्स भी है। अब बैंक में आपका बैलेंस कितना है, 26,000, मतलब फिलहाल हमारे पास कैश बैलेंस है 26,000। तो आप ये 26,000 पहले पेड करोगे, मतलब ये खत्म करोगे पहले, और उसके बाद आपके पास जो एसेट्स है उसे सेल आउट करके आपको जो पैसा आएगा ये आपको पार्ट पार्ट में आएगा, तो उसे पार्ट पार्ट में पेड भी तो करना है ना। किसे करना है? डेफिनेटली लायबिलिटीज को, बट सबसे पहले किसे देना रहेगा, फिर किसे देना है, फिर किसे देना है, ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो नीचे एक पैराग्राफ दिया है, पहले उसे रीड कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि किसे प्रायोरिटी है और किसे नहीं है। ठीक? As per the arrangement with the bank, the partners were entitled to withdraw rupees 8,000 immediately. आपका बैंक में 26,000 है, नो डाउट, बट ऐसा एग्रीमेंट हुआ कि बैंक से अभी जिस दिन आपका डिसोल्यूशन हो रहा है, बिजनेस बंद हो रहा है, इमीडिएटली आप कितना विड्रॉ कर सकते हो? ओनली 8,000। कंडीशन है, and rupees 18,000 after 1st July 2020। अभी तो डिसोल्यूशन 31st मार्च 2020 में हुआ है, तो अभी आप इमीडिएटली कितना विड्रॉ कर सकते हो बैंक से? आउट ऑफ 26,000 ओनली 8,000 एंड रुपीज 18,000 आफ्टर 1st जुलाई 2020। बाकी आप 1 जुलाई के बाद कभी भी विड्रॉ करो। ठीक, ये ऐसी कंडीशंस आपको क्वेश्चन में दे रहती है, इसे आपको फॉलो करना रहेगा। आप 26 पूरा यूज नहीं करेंगे फर्स्ट डे। फर्स्ट डे आपको बैंक में से कितना निकालना अलाउ है? ओनली 8,000 एंड रिमेनिंग आफ्टर 1st जुलाई 18,000 तब आ जाएगा। ओके, अब ये जो 8,000 आपके पास रहेगा इसे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट उसके पहले देखिए क्या है। इट वॉज डिसाइडेड दैट आफ्टर कीपिंग असाइड amount of rupees 2,000 for estimated realization expenses।
हमने प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट एक्सप्लेन किया था। तो सबसे पहले पेमेंट किसका था? यही तो था, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। उसके बाद 2 नंबर पे हमने लायबिलिटीज के बारे में एक्सप्लेनेशन किया था। तो सबसे पहले पेमेंट किसका होता है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। बट यहां पर एस्टिमेटेड बोला है, मतलब अंदाजे आपको 2000 रुपए खर्चा आ सकता है, बट यहाँ पे ऐसे एस्टिमेटेड वगैरह एक्सपेंसेस पेड नहीं होता, एक्चुअल एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड होता है। बट हमें एक्चुअल कब पता चलेगा? जब हमारी सारे एसेट सेल आउट करने का काम खत्म हो जाएगा और सारी लायबिलिटीज का पेमेंट भी हो जाएगा, तब हमें पता चलेगा कि हमारा एग्जैक्टली रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना हुआ है। क्लियर? द अवेलेबल फंड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स एज एंड व्हेन रियलाइज। जब भी आपके पास पैसा रियलाइज होगा, पैसा आएगा, आप पार्टनर्स को देते जाएंगे। बट उसके पहले बाकी बातें तो है ना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आ गया, फिर आपके पास दो लायबिलिटीज हैं, उन दोनों को पे करना रहेगा, उसके बाद पार्टनर्स का नंबर लगने वाला है सबसे लास्ट में। द रियलाइजेशन वेयर एज फॉलोज, आपके पास कॉलमनर फॉर्म में दिया है डेट, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट। तो डेट वाइज आपको पैसा मिल रहा है, 3 अलग अलग डेट्स आपको दी गई हैं, 30 अप्रैल, 15 मई एंड 31 जुलाई। 31 जुलाई। फिक्स्ड एसेट का भी दिया है, करंट एसेट का भी दिया है। कोई भी एसेट सेल आउट हो, हमें उससे लेना देना नहीं है, हमें एसेट सेल करके क्या मिला है? कैश, बस उतना आपको लेना है। अब यहाँ पे दोनों का अलग अलग अमाउंट दिया कि फिक्स्ड एसेट का पहले डेट में 20,000 मिला और करंट एसेट का 10,000। बट हम रिकॉर्ड करते वक्त दोनों का टोटल लेके लिखेंगे ना। So 20,000 and 10,000, तो 30 अप्रैल में हमारे पास टोटल कितना रिसीव्ड होगा? 30,000। हम रिकॉर्ड करते हो 30,000 लिखेंगे। फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट शो करने की जरूरत नहीं है, हमें जस्ट रिसीव्ड कितना हुआ टोटल कर लेना है। 15th मई में आपको 6,000 and 6,800, बट लिखते वक्त हम 12,800 यूज करेंगे सीधा। एंड 31 जुलाई 8,000 and 7,000, ऐसा मिला के आपको कितना है टोटल? 15,000। ओके, हाँ। अब यहां पर एक बात समझिए, हमने पैराग्राफ में सबसे पहले एक रीड किया था एक सेंटेंस जिसमें बैंक का 26,000 जो था उसमें से आपको कितना विड्रॉ करते आएगा इमीडिएटली? ओनली 8,000। तो बाकी 18,000 कब था? आफ्टर 1 जुलाई। तो अभी आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट कब रिसीव होने वाला है? 31 जुलाई को मिलने वाला है। फिक्स्ड एसेट का 8,000, करंट एसेट का 7,000। 31 जुलाई मतलब 1 जुलाई के बाद में ही आता है ना ये। तो ये 31 जुलाई का जब आप रियलाइजेशन दिखाएंगे 8,000, 7,000 मतलब 15,000, तब बैंक का 18,000 भी क्या कर लेंगे? विड्रॉ कर लेंगे। तो 31 जुलाई में आपका बैंक से विड्रॉ हुआ पैसा भी आएगा 18,000, फिक्स्ड एसेट का 8,000 मिलेगा, करंट एसेट का 7,000 मिलेगा। ऐसे टोटल हम लेने वाले हैं 31 जुलाई में। ओके, एंड लास्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस, actual realization expenses amounted to rupees 1,400। 2,000 रुपए हमें बोले थे, 2,000 एस्टिमेटेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, बट एक्चुअल खर्चा कितना हुआ है? ओनली 1,400। बट ये तो हमें 31 जुलाई को पता चलेगा ना, आज तो 31 मार्च है। तो आज क्या करेंगे? तो आज ये करेंगे, सबसे पहले जो भी कैश बैलेंस हमारे पास रहेगा उसमें से हम 2,000 रुपए एक्सपेंसेस के लिए निकाल के रखते हैं स्टार्टिंग में। किसी को पेमेंट करने के पहले, लायबिलिटीज को पे करने के पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000 हम साइड में निकाल देंगे। बट एक्चुअली खर्चा कितना हुआ है? 1,400। बट ये कब पता चला? लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद, मतलब सारा काम खत्म हो गया तब पता चलेगा ना। तो 31 जुलाई में और एक एडजस्टमेंट करना रहेगा। एडजस्टमेंट मतलब जैसे बैंक में से 18,000 भी हम 31 जुलाई में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, वैसे वहां पर हमने एक्सपेंसेस के लिए 2,000 निकाला, बट एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना हुआ है? ओनली 1,400। तो कितना हमने एक्सेस प्रोविजन करके रखा था? 600। वो तो हमारे पास बचा है ना। भी एक्सपेंसेस का, उसका पेमेंट कहा किया हमने, ओनली 1,400 एक्सपेंसेस का पेमेंट होगा,
600 ये खर्च नहीं हुआ है, तो ये रिमेनिंग 600 भी लास्ट इंस्टॉलमेंट में क्या किया जाएगा, ऐड। स्टार्टिंग में हम उसे कैश बैलेंस में से लेस करने वाले 2000, बट एक्सपेंसेस 1400 ही हुआ है, तो एक्सेस 600 लास्ट इंस्टॉलमेंट में वापस से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। पहले लेस करना रहेगा और फिर ऐड करना रहेगा, बट पहले लेस कितना किया 2000 और आखिर में ऐड कितना होगा, जो आपके पास रिमेनिंग है 600। ठीक, तो ये जब हम स्टेटमेंट में देखेंगे तो बाकी सारी बातों के साथ ये सारा भी आपका एक्सप्लेन हो जाएगा, डोंट वरी। ये जस्ट हमने एक्सप्लेन किया कि क्वेश्चन में क्या है। जब हम उसे प्रॉपरली पुटअप करेंगे तब आपको सारी बातें क्या हो जाएगी, एकदम से क्लियर। ठीक, प्रिपेयर क्या करना है हमें, यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट a statement showing distribution of cash amongst the partner as per surplus capital method। अब ये कौन सा आ गया, डोंट वरी, पहले मेथड का दूसरा नाम नहीं है, एक्सेस कैपिटल मेथड का ही दूसरा नाम क्या है, सरप्लस कैपिटल मेथड। तो सबसे पहले हमें एक्सेस कैपिटल का एक वर्किंग नोट करना है, कर लेते हैं। देखिए, एक्सेस कैपिटल मेथड का एक वर्किंग नोट कर लेते हैं कैपिटल्स के लिए। सबसे पहले कैपिटल्स के नाम ए बी सी, उनका कैपिटल उनके नीचे लिख देते हैं। तो ए का कैपिटल है 40,000, बी का है 10,000 एंड सी 20,000। ओके, अब यहाँ पे लायबिलिटी साइड पे कोई जनरल रिजर्व है क्या, नहीं है। अगर होता तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जैसे 11 से लेकर 11 में तो किया नहीं था, 12th में किया था, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, उन सब में जनरल रिजर्व हो, प्रॉफिट एंड लॉस, ये पार्टनर्स में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब यहाँ तो बिजनेस बंद हो जाएगा, तो अभी आपके बिजनेस में अगर कोई जनरल रिजर्व, प्रॉफिट या लॉस का बैलेंस है तो आप उसे कैपिटल्स में एडलेस कर लीजिए। जनरल रिजर्व प्रॉफिट ऐड होगा, लॉस होगा तो लेस होगा, उसके बाद आपको एक्सेस कैपिटल के लिए फाइनल अमाउंट मिल जाता है। बट फिलहाल यहाँ पर नहीं है। हमेशा देख लीजिए एसेट्स में भी कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस होता है, मतलब लॉस होता है क्या, ये तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाने के बाद, घर पे आने के बाद पता चलता है कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस भी था। घर पे आने के बाद कुछ नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन पेपर जब आपके हाथ में आएगा एग्जाम टाइम में, तभी देख लीजिए कि इसमें क्या क्या है। 1 मिनट लगेगा, बट आपको आराम से ये इजीली करते आएगा फिर, बिना टेंशन। ओके, अब एसेट्स में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, ना ही लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस है। क्लियर। अब यहां पर अब फिलहाल इनका रेशियो है 5:1, ये भी लिख देते हैं ऊपर, 5 ए, बी के लिए 2, सी के लिए 1। अब ये रेशियो कंपैरिजन पर्पस के लिए हमारे काम का नहीं है, तो कंपैरिजन पर्पस के लिए हम उनको सबको इक्वल में कन्वर्ट करते हैं, 1:1:1। नीचे वर्किंग कर लेते हैं, ए बी सी रेशियो 1:1:1। अब 1 कैसे फाइंड आउट करना है हमने सीख लिया है, अंडरस्टैंड हो गया है, नहीं समझा तो वापस से एक बार देख लीजिए। अब ए का कैपिटल कितना है, ओरिजिनली 40,000 और उसका रेशियो कितना है 5, तो हमें 1 रुपीज का कैपिटल फाइंड आउट करना है। उसका 5 रुपीज प्रॉफिट के लिए 40,000 है, तो 1 रुपीज के लिए कैसे फाइंड आउट करें, 40,000 डिवाइडेड बाय 5, उसकी कैपिटल की अमाउंट को उसी के रेशियो से हम डिवाइड कर देंगे। सो 40,000 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा 8,000। बी 10,000 है कैपिटल और उसका रेशियो है 2, सो 10,000 डिवाइडेड बाय 2 5,000। सी 1 रुपीज के लिए है,
So 20,000 divided by 1, again 20,000. ठीक, 1:1 में हमने उन तीनों का कैपिटल कन्वर्ट कर दिया। पहले ए का ओरिजिनल था 40,000, बी का 10,000, सी का 20,000। तो सबसे ज्यादा किसका दिख रहा था? ए का। बट इन दोनों को कंपैरेटिवली ए का कितना ज्यादा है ये हमें फाइंड आउट करना होता है। इसके लिए ये हम इक्वली कन्वर्ट कर देते हैं। कंपैरिजन अब करेंगे कि सबसे ज्यादा किसका है, फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे कम कौन है ये हम पहले देख लेते हैं। 8,000, 5,000 एंड 20,000। तो इन तीनों में से सबसे कम कौन है? यस, 5,000। तो इस 5,000 को हम हमारा बेस मानेंगे और उस 5,000 से तीनों के ओरिजिनल रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स 5,000 इंटू 5, 5,000 इंटू 2, 5,000 इंटू 1। एक एक कर लेते हैं। पहले 5,000 इंटू ए का 5 रुपीज है, सो 5,000 इंटू 5, 25,000। बी का है 2, सो 5,000 इंटू 2, 10,000। एंड सी 5,000 इंटू 1, 5,000। ओके, ये जो हमने मल्टीप्लिकेशन लिखा ये हमें माइनस करना होता है ओरिजिनल अमाउंट में से। तो हमें धीरे धीरे किसका ज्यादा कैपिटल है ये पता होते जाएगा। सो 40,000 में से 25,000 माइनस कर दे तो 15,000। बी 10,000 में से 10,000 माइनस करे तो ये नील हो गया है। एंड सी 20,000 माइनस 5,000 ये आएगा 15,000, 15। ओके, सो कैपिटल डिक्रीज होके अब आ गया ए का 15,000, बी का नील हो गया और सी का 15,000। अरे वाह, ये दोनों इक्वल हो गया 15,000, 15,000। तो दोनों इक्वल हो गए तो दोनों को सेम पैसे देंगे क्या एट ए टाइम? नहीं, रेशियो अलग है ना उन दोनों का। पहले का 5 है, लास्ट का कितना है 1। कंपैरिजन नहीं होगा तो उन्हें इक्वल में कन्वर्ट कर लेते हैं ना पहले, वापस से नीचे वर्किंग करते हैं। अब ए का कैपिटल बचा है 15,000 फॉर 5 रुपीज। सो 15,000 डिवाइडेड बाय 5, 3,000। बी तो है नहीं। सी का कैपिटल रिमेनिंग है 15,000 फॉर 1 रुपी। सो 15,000 डिवाइडेड बाय 1, अगेन 15,000। अब दोनों में से कम कौन है? ऑब्वियसली 3,000 कम है ना। तो इस 3,000 से ए और सी के रेशियो को, ओरिजिनल रेशियो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 3,000 इंटू 5 ए के लिए 15,000। बी तो नहीं आएगा। 3,000 इंटू सी के लिए 1, अगेन 3,000। माइनस कर देते हैं। ए का 15,000 था, उसमें से 15,000 माइनस, सो रिमेनिंग नील डैश। बी ऑलरेडी नील था एंड सी रिमेनिंग है अब 12,000। मतलब सबसे ज्यादा कैपिटल किसका था? सी का। पहले हम ए को बोल रहे कि ए का ज्यादा था, नहीं, रेशियो से अगर कंपेयर करें तब हमें पता चलता है कि सबसे ज्यादा कैपिटल किसका था। तो सबसे ज्यादा कैपिटल किसका है यहाँ पर? सी, 12,000। मतलब सबसे पहले हम पेमेंट किसे करेंगे? जब कैपिटल का नंबर लगेगा तब सी को। कितना? 12,000। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में जो माइनस किया है उसको हम स्टेप नंबर डालते हैं। सेकंड स्टेप में ए को मिलेगा 15,000 और साथ में सी भी है 3,000। दोनों को एट ए टाइम देना रहेगा। 15 एंड 3,000 दोनों का मिला के 18,000 देना रहेगा। एंड थर्ड स्टेप में ए 25,000, बी 10,000 एंड सी 5,000। स्टेप वाइज 1, 2, 3 टुकड़े टुकड़े में पैसे देने हैं, एक्सेस कैपिटल मेथड। अब सी को टोटल देना था 20। पहले कितना दिया? 12,000, फिर 3,000 एंड लास्ट में कितना दिया? 5,000। सो 12,000 प्लस 3,000 प्लस 5,000 हो गया ना 20,000। ओके, ऐसे बी को कुछ नहीं दिया था फर्स्ट लेवल में।
सेकंड में भी कुछ नहीं दिया, डायरेक्टली थर्ड स्टेप में कितना दिया 10, देना कितना था उतना ही देना था 10,000. एंड ए पहले स्टेप में नहीं दिया, सेकंड स्टेप में दिया 15,000 एंड थर्ड स्टेप में कितना दिया है 25,000. सो 25,000 प्लस 15,000 40,000. ओके, स्टेप वाइज उसे पेमेंट करते जाना है. तो ये हो गया हमारा एक्सेस कैपिटल का वर्किंग नोट. बट दिस इज द पार्ट ऑफ आंसर. मेन आंसर तो ये नहीं है, मेन आंसर तो हमारा बाकी है अभी. देखिए